Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start C13 NMR spectroscopy. Previously we have studied about UV spectroscopy, IR spectroscopy, mass spectrometry and proton NMR spectroscopy. So this is the next step in an NMR spectroscopy, that is the carbon-13 NMR spectroscopy. So in this lecture we are going to study about carbon-13 NMR spectroscopy, its introduction, then what about the sensitivity of carbon NMR, how does the C13 NMR chemical shifts look like, and then what about the spin-spin splitting in carbon-13 NMR. So we start with the introduction to C13 NMR spectroscopy. If we look that we are taking a carbonyl carbons NMR, so do you know where does a carbonyl group absorb in NMR, or where does an internal alkyne absorb? Internal alkyne mean के सेंटर में अगर किसी कोई कंपाउंड हो, उसके सेंटर में कोई अल्काइन ग्रुप आ जाए तो आपको पता है कि टर्मिनल अल्काइन पे तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन अगर सेंटर में अल्काइन ग्रुप आ जाए, साइडों वाले दोनों कार्बन पे कोई और आर ग्रुप लगे हों, तो वहाँ पे प्रोटॉन्स तो नहीं हैं. तो हाउ वुड यू रिकग्नाइज दैट देयर इज़ एन अल्काइन ग्रुप विद प्रोटॉन एनएमआर? सो प्रोटॉन एनएमआर में क्या होता है कि ये दोनों ग्रुप्स इनविजिबल हैं, यू कांट सी देम, यू कांट सी अ कार्बोनिल कार्बन, यू कांट सी ट्रिपल बॉन्ड which is inside the molecule like internal alkyne. So ये होता है कि sometimes हम उनकी presence feel कर सकते हैं. Let's say कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ प्रोटॉन लगा हुआ है, जैसा कि एक एल्डिहाइड होता है, तो फिर क्या होगा कि उसकी प्रोटॉन की पीक डेल 9 to 10 पे आ जाएगी, तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके करीब कोई एल्डिहाइड ग्रुप है. तो लेकिन अदरवाइज़ दूसरे केस में अगर देखें इंटरनल अल्काइन है तो आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि ये ग्रुप भी मौजूद है प्रोटॉन एनएमआर की मदद से. तो इस तरह से अगर उसके साथ वाले कार्बन्स पे हाइड्रोजन हो, उनके सिग्नल से भी कुछ कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये इनके करीब करीब कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है या कोई इस तरह. लेकिन कोई पक्की इसकी वो तरीका नहीं है प्रोटॉन एनएमआर से कि आप इसको डायरेक्टली देख सकें, और ना ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम एनएमआर के साथ मिला के तो इसको एग्जैक्टली उस तरह से देख सकते हैं. अब जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट मेड कार्बन एनएमआर पॉसिबल, and high field superconducting spectrometers allowed it to become nearly as convenient as proton NMR. तो C13 NMR ये easy नहीं है, प्रोटॉन NMR की तरह आसान नहीं है, ये इसको करना मुश्किल है. तो जो मॉडर्न डेवलपमेंट है फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं कि ये क्या है. इसकी मदद से C13 NMR करने के हम काबिल हुए हैं, और ये पॉसिबल हुआ है कि हम कन्वीनियंटली इसको ऑब्टेन कर सकें C13 NMR स्पेक्ट्रा को. जो कार्बन NMR है, दैट डिटर्मिन्स द मैग्नेटिक एनवायरनमेंट ऑफ द कार्बन एटम देमसेल्व्स, एंड कार्बोनिल कार्बन एटम, अल्काइन कार्बन एटम, एरोमेटिक कार्बन एटम ऑल हैव कैरेक्टरिस्टिक केमिकल शिफ्ट्स इन द C13 NMR स्पेक्ट्रम. सो जिस तरह से इन कार्बन्स के ऊपर अगर हाइड्रोजन लगे होंगे तो उनकी स्पेसिफिक केमिकल शिफ्ट्स होती हैं, इसी तरह से जो ये वाले कार्बन हैं जिनके अभी नाम लिए हैं, ये सारे इनकी अपनी भी केमिकल शिफ्ट्स होती हैं C13 NMR स्पेक्ट्रम में. तो इनको C13 NMR स्पेक्ट्रम में डायरेक्टली हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कौन कौन से कार्बन्स मौजूद हैं. कार्बन NMR जो है ना, ये इसको डेवलप होने में ज़्यादा टाइम लगा प्रोटॉन NMR की निस्बत. वो क्यों कि इसके सिग्नल्स जो है ना वो प्रोटॉन से बहुत वीक होते हैं, और इस जो नॉर्मल अर्ली इंस्ट्रूमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक्स थी, दैट वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट दी वीक कार्बन सिग्नल्स. और आपको पता है कि जो प्रोटॉन NMR है उसमें जो प्रोटॉन है प्रोटियम जिसका NMR लेते हैं,
उसकी अबंडेंस 99% से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 99.9% है। तो जो ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है उनकी अबंडेंस बहुत कम है। इस वजह से हम सक्सेसफुली जो प्रोटॉन NMR है वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कार्बन की तरफ देखें तो कार्बन में तो 99% ऑफ कार्बन एटम्स दे आर C12, कार्बन 12 है 99%। इसका क्या मतलब है कार्बन 12 का, कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी इवन है, मास नंबर भी इवन है, लिहाजा इसकी मैग्नेटिक स्पिन नहीं है एंड इट कैन नॉट गिव राइज टू NMR सिग्नल्स, इट इज़ NMR इनएक्टिव। जब कार्बन 12 NMR इनएक्टिव हो गया तो वो तो 99% है, तो कार्बन 13 लकीली मौजूद है लेकिन दैट इज़ ओनली 1%। इट मीन्स के 100 एटम्स में से एक एटम के कार्बन 13 होने का चांस है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप उसका NMR लेंगे तो आपको कितनी दुश्वारी होगी कि मतलब 100 एटम्स में से अगर एक कार्बन 13 का है तो उसका सिग्नल कितना वीक होगा और उसको डिटेक्ट करना कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो इस वजह से जो कार्बन 13 NMR है इसकी डेवलपमेंट ने ज़्यादा टाइम लिया। अब जो ख़ास बात है कि चूँकि 1% है सिर्फ C13, लिहाजा जो सेंसिटिविटी है इसकी प्रोटॉन की निस्बत, चूँकि प्रोटॉन ऑलमोस्ट 100% है, 99.9% है, तो कार्बन 13 की जो सेंसिटिविटी है ये ऑलमोस्ट 100 टाइम्स उससे कम हो जाती है, प्रोटॉन से 100 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ को हम देखें गायरोमैग्नेटिक रेशो को, गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या है, जो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशो होती है, ये चीज़ हम पहले प्रोटॉन NMR में पढ़ चुके हैं। उसकी प्रोटॉन की गायरोमैग्नेटिक रेशो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो कार्बन की गायरोमैग्नेटिक रेशो है दैट इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द प्रोटॉन, ये उसका चौथा हिस्सा है। लिहाजा जो उसके कार्बन का NMR है वो भी देखें कि उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो भी HNMR से 1/4 है, वो कम है। तो जो स्मॉलर गायरोमैग्नेटिक रेशो है इसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो एक तो इस वजह से इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, ऊपर से इसकी अबंडेंस इतनी कम है कि ये 1% है सिर्फ, वो चीज़ इसको डिटेक्ट करना और मुश्किल बना देती है। That is why carbon NMR it is difficult than proton NMR and it takes much more time of the instrument to detect carbon 13 signals than the proton NMR. तो इसके ऊपर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप इसका NMR लें कार्बन का तो प्रोटॉन की निस्बत इस पर ज़्यादा टाइम लगता है। अब चूँकि ये इतना कम सेंसिटिव है C13, लिहाजा इसको डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। तो जो पहले हमने NMR स्पेक्ट्रोमीटर पढ़े हैं, NMR प्रोटॉन NMR पढ़ते हुए, जिसको कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, अगर उस पे C13 NMR हम लें तो इट प्रोड्यूसेस C13 सिग्नल्स दैट आर वेरी वीक एंड बिकम लॉस्ट इन द नॉइज़। मतलब जो स्पेक्ट्रम के अंदर नॉइज़ आता है, छोटी छोटी एक्स्ट्रा पीक्स आती हैं, उसी के अंदर ये सिग्नल मतलब गुम हो जाते हैं। क्यों कि वो इसका भी नॉइज़ जितना ही साइज़ होगा, क्योंकि 100 में से तो एक एटम है, तो ये मतलब बहुत इसके वीक सिग्नल्स होंगे जो कि उसके अंदर गुम हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। और इसके लिए फिर करना क्या पड़ेगा कि आपको बहुत सारे स्पेक्ट्रा लेके उनको एवरेज करना पड़ेगा। मतलब एक दफ़ा आपने स्कैन किया, 100 में से कोई एक कार्बन डिटेक्ट हुआ, दूसरी दफ़ा फिर किया, तो ये आप हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये चीज़ रिपीट करते हैं, और जब उन सारे स्पेक्ट्रा को एक दूसरे के ऊपर एवरेज करते हैं तो फिर और नॉइज़ सप्रेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो तब आपके सिग्नल आपको नज़र आना शुरू होते हैं। तो अगर ये काम किया जाए कि बहुत सारे स्पेक्ट्रा किए जाएँ, फिर उनको कंप्यूटर में स्टोर किया जाए, आखिर में फिर एवरेज किया जाए, तो कंप्यूटर की मदद से जो एवरेज स्पेक्ट्रम है वो प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ मच टीडियस एंड टाइम टेकिंग टास्क। तो इस वजह से जो एक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस वेव पे रन करने के लिए कई मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब आप इसकी हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्ट्रा लेंगे, फिर उनको एवरेज करेंगे, तो एक ही स्पेक्ट्रम आपका बहुत सारा टाइम घंटों में ले जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क है, लेकिन इसका जो है ना वो एक बेहतर जो तरीका है वो डेवलप कर लिया गया है,
जो कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर के बजाय बेटर मेथड है, दैट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? इसमें यह है कि व्हेन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and irradiated with a pulse of radio frequency close to their resonant frequency, the nuclei absorb some of the energy and precess like little tops at their resonant frequencies. होता क्या है कि आपको पता है कि NMR का क्या प्रिंसिपल है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम उनको न्यूक्लियाई को रखते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और फिर उसको हम एक स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी से इरेडिएट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होती है, वो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है। उसके अंदर जब सारे न्यूक्लियाई सेट हो जाते हैं फिर हम उनको इरेडिएट करते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, और वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करते हैं तो हम उनको फिर ऑब्ज़र्व करते हैं। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और प्रीसेस करते हैं, घूमते हैं लट्टू की तरह, लाइक टॉप्स। ये देखें जो लट्टू है ना वो इस तरह से स्पिन करता है, आपने देखा होगा कि उसको छोड़ें आप तो वो स्पिन करता रहता है और फिर वो एक कोन जैसी शक्ल बनाता है। जब वो स्लो होता है तो इस तरह कोन की शक्ल में इस तरह टेढ़ा टेढ़ा चलते चलते फिर वो रुक जाता है। तो ये जो स्पिनिंग है लाइक ए टॉप, ये न्यूक्लियाई भी इस तरह स्पिन करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी स्पीड स्लो होती जाती है और वो मतलब वो जो एनर्जी रिलीज़ करते जाते जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी रेडियो फ्रीक्वेंसी की, तो देन दे कम टू देयर नॉर्मल स्टेट। इसमें देखें कि जो जब ये न्यूक्लियाई, चूँकि हर न्यूक्लियस डिफरेंट, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो वो डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा कि वो जो सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब करते हैं उनकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल जनरेट होता है, एंड दैट सिग्नल डिकेज एज द न्यूक्लियाई लूज द एनर्जी दे गेन फ्रॉम द पल्स। ये देखें, ये शुरू में ये सिग्नल बड़ा है, मतलब हाई एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की, एनर्जी ताज़ी ताज़ी वो लट्टू की तरह घूम रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डीके करता जाता है, एनर्जी रिलीज़ होती जाती है न्यूक्लियाई की फालतू, तो ये बिल्कुल अपनी पहली जैसी हालत में आ जाता है। तो ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को कहते हैं फ्री इंडक्शन डीके या ट्रांजिएंट सिग्नल, एंड इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कैलकुलेट अ स्पेक्ट्रम। वो सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियाई की इसके अंदर आ गई है जो कि जिसकी मदद से हम स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करना होता है हमने। तो जो फ्री इंडक्शन डिके है दैट कैन बी रिकॉर्डेड बाय अ रेडियो रिसीवर एंड अ कंप्यूटर इन 1 to 2 seconds एंड मैनी FIDs कैन बी एवरेज इन अ फ्यू मिनट्स। इसका क्या फ़ायदा है फ्री इंडक्शन डिके का कि ये वाला सिग्नल 1 या 2 सेकंड में ऑब्टेन हो सकता है, और बहुत सारे फ्री इंडक्शन डिके सिग्नल्स को आप एवरेज कर सकते हैं कुछ मिनट्स के अंदर, मतलब घंटों की बजाय आपका काम मिनटों में हो जाता है, और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से आप उन एवरेज जो सिग्नल्स हैं या ट्रांजिएंट्स हैं उनको स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो आपके पास स्पेक्ट्रम आ जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक used to compute the spectrum from the free induction decay, and this technique using pulses and collecting transients is called Fourier transform spectroscopy। इसमें क्या होता है कि पल्सेस प्रोवाइड की जाती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की, फिर जो फ्री इंडक्शन डिके है उसको नोट किया जाता है, फिर पल्स प्रोवाइड की जाती है, फिर इसको नोट किया। तो ये जो टेक्निक है ऑफ प्रोवाइडिंग पल्सेस एंड कंप्यूटिंग द स्पेक्ट्रम फ्रॉम फ्री इंडक्शन डिके, इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये जो इसका स्पेक्ट्रोमीटर है दैट रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेबल ऑफ जनरेटिंग प्रिसाइज पल्सेस एंड एक्यूरेटली रिसीविंग द कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजिएंट्स। तो आपको बड़ा मॉडर्न इसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होती है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आप बताएं उसकी पल्स प्रोवाइड कर सके, और फिर जो सिग्नल उसके नतीजे में जनरेट हो, जो फ्री इंडक्शन डिके सिग्नल हो, उसको रिकॉर्ड भी एक्यूरेटली कर सके और फिर उसको प्रोसेस कर सके। तो जो नया और मॉडर्न C13 इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रोटॉन NMR भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि C13 बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अगर C13 को वो डिटेक्ट कर सकता है तो प्रोटॉन के लिए तो मसला ही नहीं है। प्रोटॉन NMR ये बहुत कम सैंपल से और बहुत कम, चूँकि इसकी सेंसिटिविटी प्रोटॉन की बहुत ज़्यादा है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो ज़्यादा है, तो इस वजह से वो C13 वाला जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो प्रोटॉन NMR भी कर सकता है। एंड व्हेन वी यूज्ड बोथ दीज स्पेक्ट्रोस्कोपी टुगेदर, प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, द फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक प्रोड्यूसेस गुड स्पेक्ट्रा विद वेरी स्मॉल अमाउंट्स
लेस देन अ मिलीग्राम ऑफ सैंपल। तो ये चूँकि इतने मॉडर्न जो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं जिसमें फ्री इंडक्शन डिके वाला प्रोसेस है, इसके अंदर चूँकि एक मतलब ये इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि बहुत थोड़ा जो सैंपल है उसकी मदद से आप NMR कर सकते हैं। इवन इफ़ यू हैव लेस देन अ मिलीग्राम ऑफ सैंपल यू कैन डिटेक्ट द NMR, आप उसका प्रोटॉन NMR ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन केमिकल शिफ्ट्स को। प्रोटॉन NMR की केमिकल शिफ्ट्स आपने पढ़ी, वो यूजुअली किस रेंज में थी, 0 से लेके 10 ppm की रेंज में हमने उनको डिस्कस किया। मोस्टली इस रेंज के अंदर प्रोटॉन NMR की सारी जो पीक्स हैं या सिग्नल्स हैं या केमिकल शिफ्ट्स वैल्यूज़ हैं वो आ जाती थी। जो कार्बन की केमिकल शिफ्ट्स हैं ये थोड़ी सी उनसे डिफरेंट हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि कार्बन के करीब जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, डी शील्डिंग ग्रुप्स हैं, उनकी वजह से कार्बन की जो केमिकल शिफ्ट्स हैं वो भी डाउन फील्ड जाती हैं। तो उसमें उसी तरह देखें, सबसे पहले अल्केन्स होंगी जो मोस्ट अप फील्ड होंगी, फिर अल्काइल हैलाइड्स होंगे, ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप हो या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड एरोमेटिक हो, ये तकरीबन वही तरतीब है, बिल्कुल वही तरतीब है जो कि प्रोटॉन NMR में थी। सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे स्केल देखें कि 0 से ऑलमोस्ट 200 ppm तक है और वहाँ पे 0 से 10 ppm तक था। तो ये तकरीबन कितना 15 से 20 गुना ज़्यादा लार्जर स्केल बनता है। तो अगर 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 200 बनता है। तो मतलब ये ऑलमोस्ट 20 टाइम्स लार्जर स्केल है प्रोटॉन NMR के स्केल की निस्बत। तो इट ऑल्सो मेक्स सेंस बिकॉज द कार्बन एटम इज़ वन एटम क्लोजर टू अ शील्डिंग और डी शील्डिंग ग्रुप दैन इट्स अटैच्ड हाइड्रोजन। तो ये मज़ीद क्यों मतलब ऐसा है, क्योंकि देखें कि कार्बन एटम तो डायरेक्टली अटैच है ना उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। जब प्रोटॉन पढ़ रहे थे, लेट्स से कि ये वाला प्रोटॉन है जो इस कार्बन के ऊपर है, तो वो प्रोटॉन कार्बन के ऊपर लगा है, फिर कार्बन इंटर्न ऑक्सीजन के साथ लगा है, तो प्रोटॉन तो दूर हो गया, तो प्रोटॉन की जो डी शील्डिंग थी वो कम हो रही थी, लेकिन जो कार्बन है वो तो डायरेक्टली अटैच्ड है उसके साथ। तो इस वजह से ये स्केल जो है वो ज़्यादा बड़ा है और ये चीज़ समझ में भी आती है। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं एक एल्डिहाइड प्रोटॉन की दैट एब्जॉर्ब्स अराउंड 9.4 ppm इन द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम एंड द कार्बोनिल कार्बन एटम एब्जॉर्ब्स अराउंड 180 ppm डाउनफील्ड फ्रॉम TMS इन द C13 स्पेक्ट्रम। तो जो कार्बोनिल एल्डिहाइड है उसमें जो प्रोटॉन है वो 9.4 पे आ रहा है और वो जो कार्बन है प्रोटॉन के साथ दैट इज़ एट 180 ppm इन दी कार्बन 13 स्पेक्ट्रम। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे फिगर देखते हैं जो कि इस रिलेशनशिप को आपको समझाएंगी। एक एल्डिहाइड, कॉम्प्लेक्स एल्डिहाइड है, इसके स्पेक्ट्रा आपको दिखाए गए बोथ प्रोटॉन NMR एंड कार्बन 13 NMR। यहाँ पे आप देखें कि ये एल्डिहाइड है, ये बाकी इसके ग्रुप्स हैं और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो H है ये प्रोटॉन NMR है नीचे और ये ऊपर उसी का C13 NMR शो किया गया है। मतलब ये इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ इनको जमा किया गया है। तो यहाँ पे देखें कि जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है ये 9.4 ppm पे आया है और अगर आप इसी के कार्बन को देखें तो एल्डिहाइड कार्बन इज़ एट अराउंड 180 ppm। ठीक हो गया, इस चीज़ को जहन में रखें कि ये 9.4 वो 180 ppm। अब ये जो इनको कैलिब्रेट किया गया है कि ये 10 ppm 200 ppm के साथ मिल जाए, तकरीबन मतलब 20 टाइम्स लार्ज बन जाए। तो अब अगर आप बाकी सारी पीक्स को देखें इसमें तो वो भी तकरीबन बिल्कुल लाइन अप हो जाती हैं एक दूसरे के साथ और तकरीबन इतना ही डिफरेंस पड़ता है। आप देखें कि 9.4 है, इट मीन्स कि ये तकरीबन 18 टाइम्स उससे लार्जर है। 18 टाइम्स अगर उससे ये लार्जर है, इससे 9 को तकरीबन आप मतलब 18-19 के करीब से मल्टीप्लाई करें तो ये 180 बनता होगा। तो ये एक आप रफ़ एस्टीमेट कर सकते हैं। बाकी पीक्स को देखें, ये सारी पीक्स तकरीबन उसी तरह लाइन अप हुई हैं, इनमें बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर ये देखें ये वाली पीक एक आ रही है तो इसके मुकाबले में ये इधर भी एक पीक मौजूद है, इसी तरह ये दूसरी पीक है, ये भी है, ये पीक है, नीचे देखें प्रोटॉन में भी पीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी आपस में फ़र्क में हैं, 15 से 20
गुना तकरीबन मतलब टाइम्स वो पीक्स इससे आगे हैं। तो लेट्स से कि ये देखें कि ये पीक तकरीबन 6.5 पे है, तो ये वाली तकरीबन 110 के करीब आ रही है, तो ये भी तकरीबन 18-19 टाइम्स उससे बड़ी बनती है। तो इस तरह से प्रोटॉन और कार्बन को आप आपस में इनकी एस्टिमेशन और इनकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं प्रोटॉन एनएमआर की पीक्स की मदद से कि कार्बन की पीक कहाँ पे आएगी। अगर आप इसको देखें कि नेक्स्ट हम देखते हैं एक और चीज़ उसमें आपने देखी, ये जो स्पेक्ट्रम था यहाँ पे देखें क्लोरोफॉर्म की पीक आ रही है, एक सॉल्वेंट की पीक। तो जो ये सॉल्वेंट की पीक है, इट इज़ अपीयरिंग एज अ ट्रिपलेट। दिस इज द कार्बन सिग्नल फॉर ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म CdCl3 split into 3 equal sized peaks by coupling with the deuterium ion। तो ये जो ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म था उसका सिग्नल है, क्योंकि उसमें कार्बन तो मौजूद है, तो कार्बन की कपलिंग होती है ड्यूटेरियम के साथ, तो इस वजह से उसकी पीक स्प्लिट हो जाती है। तो ये सॉल्वेंट की जो पीक है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये बड़ी आसानी से पहचानी जाती है, ये इस तरह एक ट्रिपलेट के तौर पे आ रही है। तो इसको आप देखें तो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड। आपको TMS की ज़रूरत ही नहीं है, आपको क्लोरोफॉर्म की पीक पहचानी जाती है, उसकी लोकेशन भी पता है कि ये इस जगह पे आ रही है, तो आप उसी की मदद से स्पेक्ट्रम को रेफरेंस कर सकते हैं। यू डोंट नीड TMS इफ़ यू लाइक, कि आप सिंपल उसी सॉल्वेंट की मदद से उसको रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं। आपको अलहदा TMS यूज़ करने की या वो उसको वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम देखते हैं जो मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्रोटॉन एंड कार्बन एनएमआर टेक्निक्स। ज़्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इनके ये सिमिलर हैं C13 के और प्रोटॉन एनएमआर के, और लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आप ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को देखें तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो कार्बन 13 की है वो 1/4 है प्रोटॉन की निस्बत, लिहाजा इनकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो भी 1/4 होगी। तो अब यहाँ पे देखें कि एक स्पेक्ट्रोमीटर विद 70,459 गॉस मैग्नेट नीड्स अ 300 मेगाहर्ट्ज ट्रांसमीटर फॉर प्रोटॉन्स। ये अभी हमने पहले प्रोटॉन एनएमआर के अंदर ये कैलकुलेशन पढ़ी थी कि आप जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी उसको रिक्वायर होगी उस मैग्नेट के साथ मैच करने के लिए, ताकि वो प्रोटॉन्स रेजोनेंस में आ सकें। तो जो 70,459 गॉस का इंस्ट्रूमेंट होगा उस पर 300 मेगाहर्ट्ज का ट्रांसमीटर चाहिए होगा प्रोटॉन्स के लिए, लेकिन साथ ही कार्बन के लिए 75.6 मेगाहर्ट्ज का ट्रांसमीटर रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये देखें ये 4th है, 4 टाइम्स उससे लेस है प्रोटॉन से इसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो, लिहाजा उसका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट वुड बी डिफरेंट। तो ये उसकी रेंज होगी। तो अगर आप 14,092 गॉस का मैग्नेट यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, तो प्रोटॉन की उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी की क्या ट्रांसमीटर की रेंज होगी 60 मेगाहर्ट्ज, और कार्बन की फिर 15.1 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी, ये उससे 4 टाइम्स लेस आ जाएगी। तो ये डिफरेंस है प्रोटॉन और कार्बन में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का। फिर पीक एरियाज आ जाते हैं। पीक एरियाज क्या होते हैं? द एरियाज ऑफ C13 NMR पीक्स आर नॉट नेसेसरीली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू द पीक। प्रोटॉन में आपको पता है कि जितने ज़्यादा प्रोटॉन मिल के एक पीक बना रहे होंगे उस पीक का एरिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ी थी, तो इंटीग्रेशन की मदद से आपको पता चल जाता है कि किस पीक के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, जबकि कार्बन में ऐसा नहीं है। C13 में जो पीक्स हैं वो लाजमी नहीं है कि जितने कार्बन हो उसके प्रोपोर्शनैलिटी से वो पीक्स इतनी बड़ी या छोटी हो। तो लेकिन इसमें ये चीज़ देखी गई है कि कार्बन एटम्स विद 2 or 3 प्रोटॉन्स अटैच्ड यूजुअली गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शंस एंड द कार्बन विद नो प्रोटॉन टेंड टू गिव वीक एब्जॉर्प्शंस। वो कार्बन जिनके साथ प्रोटॉन होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, और वो प्रोटॉन जिनके साथ कोई प्रोटॉन नहीं होते उनकी एब्जॉर्प्शन वीक होती हैं। ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है। लेकिन जो न्यूअर स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं दे हैव एन इंटीग्रेटिंग मोड दैट यूजेस डीकपलिंग टेक्निक्स टू इक्वलाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो वो क्या करता है? मुख्तलिफ डीकपलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। ये डीकपलिंग टेक्निक्स भी आगे हम पढ़ेंगे। तो उसकी मदद से ये जो कार्बन एटम की एब्जॉर्प्शंस हैं उनको इक्वलाइज कर देता है जो इंस्ट्रूमेंट है।
तो उसका क्या होता है कि फिर इक्वलाइज करके तो वो आपको इस तरीके से प्रिंट करके देता है कि आपको उससे मतलब द पीक्स लुक नियरली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के पीक्स वैसी ही नज़र आती हैं कि जिस तरह से वो प्रोटॉन की पीक्स थी कि जितनी बड़ी पीक होगी उतने ही उसके अंदर कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। तो ये चीज़ आप मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ से मतलब उसमें से कर सकते हैं कि वो आपको उस तरह चेंज करके तो पीक्स प्रिंट कर देता है। Next and last topic of today's lecture is spin-spin splitting. C13 NMR splitting patterns are quite different from those observed in proton NMR. ये चीज़ ख़ास है कि जो splitting patterns हैं वो एक जैसे नहीं हैं। C13 के splitting patterns वैसे नहीं हैं जैसे proton NMR के splitting patterns हैं। Only 1% of the carbon atoms in C13 sample are magnetic. ये तो आपको पता है चूँकि उसकी 1% abundance है, लिहाजा there is only a small probability that an observed C13 nucleus is adjacent to another nucleus. तो ये probability कि दो C13 जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ आएंगे ये बहुत कम है, और इसी वजह से ये कार्बन कार्बन स्प्लिटिंग भी ऑब्जर्व नहीं होती, दैट कैन बी इग्नोर्ड। कि मतलब ये बहुत कम चांस है, 100 में से एक कार्बन अगर C13 है तो इसका चांस कितने % होगा कि उसके नेक्स्ट वाला कार्बन भी C13 हो। ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस है, लिहाजा C13 की जो स्प्लिटिंग है कार्बन कार्बन स्प्लिटिंग दैट इज़ नॉट ऑब्जर्व। तो लेकिन कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग होती है, दैट इज़ कॉमन बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो तो एक दूसरे के साथ साथ लगे हुए हैं। तो और जिस प्रोटॉन के चूँकि प्रोटॉन की जो अबंडेंस है 99.9% है, तो उसका चांस तो 99.9% है कि जो कार्बन 13 के ऊपर प्रोटॉन लगा हुआ है वो वाला NMR एक्टिव हो। तो इस वजह से कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग जो है वो कॉमन है, एंड मोस्ट कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड। इस वजह से क्या होता है कि ये कपलिंग ऑब्जर्व होती है, और इसकी वजह से वो स्प्लिटिंग पैटर्न्स जनरेट होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और डिफ़िकल्ट हो सकते हैं इंटरप्रेट करना, जो कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जाता है कि प्रोटॉन और जो कार्बन है उसकी स्पिन्स को डीकपल किया जाता है ताकि हमें कपलिंग नज़र ना आए। उसमें करते क्या हैं कि प्रोटॉन्स दे आर कंटिन्यूसली इरेडिएटेड विद अ ब्रॉड बैंड प्रोटॉन ट्रांसमीटर। इसमें क्या होता है कि जब हम कार्बन को एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं ना, तो साथ ही एक ब्रॉड बैंड एक नॉइज़ वहाँ पे हम जनरेट करते हैं जो कि प्रोटॉन्स को इरेडिएट करता है। मतलब वो उस लेवल की फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ प्रोटॉन्स को इरेडिएट करे वो सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोटॉन सारे जो है वो कंटिन्यूसली रेजोनेंस में आ जाते हैं। मतलब हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं करते कि सिर्फ जिस तरह मिथाइल के प्रोटॉन हैं वो करें, मतलब हम एक वाइड रेंज इकट्ठी प्रोवाइड कर देते हैं कि जितने प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे रेजोनेंस में आ जाएं और वो अपनी स्पिन्स तेज़ी से फ्लिप करना शुरू कर दें। जब वो इस तरह करेंगे तो वो कार्बन के साथ कपलिंग का मौका उन्हें कम मिलेगा और वो कार्बन से डीकपल हो जाएंगे, मतलब हम उनकी स्प्लिटिंग फिर नहीं देखेंगे स्पेक्ट्रम के अंदर। तो इस तरह से कार्बन एटम्स के जो सिग्नल्स हैं वो सिंगलेट बिल्कुल सिंगल लाइंस के तौर पे ऑब्ज़र्व होते हैं, चूँकि उनके साथ से प्रोटॉन डीकपल हो चुका होता है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम है 13.25, ये आपने करना है। नेक्स्ट कपलिंग की टाइप्स हम देख लेते हैं। इसमें है ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। एक तो अभी हमने ब्रॉड बैंड डीकपलिंग पढ़ी ना, जिसमें हम प्रोटॉन्स को इरेडिएट करके और उनके सिग्नल्स को डीकपल करते हैं। दूसरी है ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि देखें कि प्रोटॉन स्पिन डीकपलिंग जब हम करते हैं ना तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जाती है। मतलब हमें अब सारे सिग्नल्स बिल्कुल सिंगलेट्स के तौर पे नज़र आ रहे हैं, हमें नहीं पता इनमें से CH3 का कौन सा है, CH2 का कौन सा है, CH का सिग्नल कौन सा है, क्वार्टनरी कार्बन का कौन सा है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी लूज़ हो गई है डीकपलिंग करते हुए। तो ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग में क्या होता है, ये भी उससे एक आगे वाला मेथड है। इट सिंप्लीफाइज द स्पेक्ट्रम बट अलाउज सम ऑफ द स्प्लिटिंग इन्फॉर्मेशन टू बी रिटेन्ड। ये सिंप्लीफाई करता है ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है। इसमें होता क्या है, C13 न्यूक्लियाई आर स्प्लिट ओनली बाय द प्रोटॉन्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू देम। इसमें हम सिर्फ डायरेक्टली बॉन्डेड जो प्रोटॉन्स हैं उनकी स्प्लिटिंग को रिटेन करते हैं, बाकी सारी को हम डीकपल कर देते हैं। मतलब
के नेबरिंग की वजह से वो ना करे, सिर्फ अपने ऊपर जो लगे हुए प्रोटॉन्स हैं उनकी वजह से स्प्लिट करे, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और फ़ायदा हो जाता है कि हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा CH है, कौन सा CH2 है, कौन सा CH3 है। और यहाँ भी N+1 रूल है कि जिस कार्बन आइटम के ऊपर एक प्रोटॉन है उसकी डबलेट आती है, जिसके ऊपर 2 अटैच प्रोटॉन है उसकी ट्रिपलेट आएगी, और जो मिथाइल वाला कार्बन होगा उसकी क्वार्टेट होगी। तो ये वाले स्पेक्ट्रा जो है ना इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, क्योंकि TMS का सिग्नल आपको क्वार्टेट के तौर पे नज़र आएगा 0 के ऊपर, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं ये ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड स्पेक्ट्रम है। ये देखें, ये स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो TMS का सिग्नल इसकी क्वार्टेट है, और ये जो कंपाउंड है इसमें CH3 का आप देखें आपको क्वार्टेट नज़र आ रही है, CH2 की आपको ट्रिपलेट नज़र आ रही है, और जो क्वाटरनरी कार्बन है जिसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है उसकी सिंगलेट नज़र आ रही है। तो ये ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड स्पेक्ट्रम है। एंड बेस्ट प्रोसीजर क्या है कि आप दोनों रन करें, दोनों स्पेक्ट्रम, मतलब उसको ब्रॉड बैंड डीकपलिंग भी करें और ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग भी करें, क्योंकि अगर दोनों नहीं करेंगे तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलना बाज़ औक़ात एक स्पेक्ट्रम से मुश्किल हो जाता है। जो ब्रॉड बैंड डीकपल्ड स्पेक्ट्रम है उसमें टोटल जितनी सिंगलेट्स होंगी, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का पता चल जाता है कि कार्बन एटम्स का, क्योंकि कार्बन NMR पढ़ रहे हैं कि ब्रॉड बैंड डीकपल्ड स्पेक्ट्रम में अगर 10 पीक्स हैं, इट मीन्स कि 10 डिफरेंट केमिकली डिफरेंट कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन आवर कंपाउंड। तो फिर उनकी मल्टीप्लिसिटीज़ जो हैं वो ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड स्पेक्ट्रम से देख के तो हमें उनके साथ हाइड्रोजन्स भी पता चल जाते हैं कि कितने अटैच्ड हैं, और इस तरह से हम दोनों को मिला के तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उनसे गेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो इसमें आपको ये नीचे जो स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है दैट इज़ ब्रॉड बैंड डीकपल्ड स्पेक्ट्रम, और ये जो है ये ऑफ रेजोनेंस डीकपल्ड स्पेक्ट्रम है। तो इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करके तो आप इनसे अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब इनसे भी आगे मॉडर्न टेक्निक्स मौजूद हैं जो कि करंटली यूज़ हो रही हैं। मोस्ट लेटेस्ट टेक्निक दैट इज़ दी डेप्थ टेक्निक्स, डिस्टॉर्शनलेस एनहांस्ड पोलराइजेशन ट्रांसफ़र, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक कंप्लीट डिटेल टेक्निक है और इस टाइम के अंदर वो कवर अप नहीं हो सकती। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं 13.26 और 13.27, वो ये प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए छोड़े हैं कि आप एज एन असाइनमेंट इसको देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डेप्थ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।